नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम प्रूव कर रहे थे सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। इसी प्रूफ के इसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ते हैं। हमने अब तक जो इस प्रूफ में किया था वो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने डिफाइन किया पहले कि इसको कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कब नहीं होगा, ये हमने प्रूव किया। उसके लिए हमने एक सेट डिफाइन किया था और ये जो सेट ए था वो नॉन एम्प्टी सेट था जो बाउंडेड बिलो था। हम ये प्रूव करेंगे कि इसका इन्फिमम रेशनल नंबर नहीं है। इसके लिए हमने मान लिया था कि अल्फा इसका इन्फिमम है और ये रेशनल नंबर है। तो जो अल्फा रेशनल नंबर है तो अल्फा स्क्वायर भी एक रेशनल नंबर है, और क्योंकि अल्फा स्क्वायर भी एक रेशनल नंबर है और 2 भी एक रेशनल नंबर, तो अल्फा स्क्वायर 2 दो हमने रेशनल नंबर लिए हैं। और क्योंकि Q जो है ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है, तो ऑर्डर्ड फील्ड है तो ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके हिसाब से ये तीनों जो केसेस है इनमें से कोई ना कोई एक सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। या तो अल्फा स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए, या अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर होना चाहिए, या अल्फा स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। और हम यहाँ पे यही प्रूव करने जा रहे थे। तो हमने एक केस तो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके लिए हमने एक रेशनल नंबर हमने डिफाइन किया था बीटा, कुछ इस तरह से 3 अल्फा प्लस 4 अपॉन 2 अल्फा प्लस 3। आप इसको याद रखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। पहले आप 2 3 3 4 यहाँ पे अल्फा कर दीजिए, ये इस तरह से, ये बीटा हो गया। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ये ऐसा नहीं है कि यही होगा, किसी और से हम प्रूव कर सकते हैं। क्या मैंने ये कहा कि क्यों को हम अब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है ये हमें दिखाना है, तो इसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल काफी होगा। हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्रूव कर रहे हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल के थ्रू हम इसको ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो ये कंप्लीट ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमने बीटा डिफाइन किया। बीटा से हमने दो ये एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किए हैं, अल्फा माइनस बीटा और बीटा स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हमने जब केस फर्स्ट लिया है अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है इन दोनों केस से। आज हम एक सेकंड केस ले लेते हैं जिसमें हम ये प्रूव कर देते हैं कि अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर है या नहीं है, क्या हो सकता है क्या इसमें। तो केस सेकंड हम ले लेते हैं। केस सेकंड, यदि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो तो अल्फा स्क्वायर, पिछला केस तो हमने देखा कि अल्फा स्क्वायर 2 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन यदि अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर हो तो क्या होगा, ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। अब क्योंकि अल्फा एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर आप जानते हैं। ये किसी भी रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में आप लिख पाएंगे। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और ये दोनों को आप लोवेस्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हर रेशनल नंबर को हम लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों P और Q का, नो कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इनका। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं। तो एक अल्फा रेशनल नंबर है, इसलिए मैं इसका एक लोवेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो क्योंकि यदि ये रेशनल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट P एंड Q बिलोंग्स टू Z, दो ऐसा इंटीजर हमें मिलेंगे जहां पर Q 0 नहीं है, नॉन जीरो है, सच दैट अल्फा इज इक्वल टू P/Q। और यहां पे जो P और Q जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में है, या हम ऐसे कहें कि अल्फा लोवेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है, रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3/6 ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि इसको 1/2 हम लिख देंगे। तो ये है क्योंकि 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 है और यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये है लोवेस्ट फॉर्म में।
तो यहाँ पे जो अल्फा है रेशनल नंबर है, हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसका फॉर्म लिखा है वो लोवेस्ट फॉर्म वाला ही लिखा है। तो यहाँ पे पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम्स है, या ऐसे कहें कि पी एंड क्यू है नो कॉमन फैक्टर, कोई इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स या प्राइम्स, सापेक्षिक अविभाज्य संख्या है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब क्या होगा देखिए, नाउ अल्फा स्क्वायर कितना है 2 है, इसका मतलब क्या, और अल्फा क्या है पी अपॉन क्यू, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्या मतलब हो गया पी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे फोकस रखना है क्योंकि हमने लिया इस तरह से, यदि कोई है तो भी हमने इस रेशनल नंबर को हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, कॉमन फैक्टर्स को हटा दिया है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, तो जब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो पी 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 पी को डिवाइड कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 हमने पहले दे चुके हैं, इक्वेशन 3। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अल्फा स्क्वायर 2 है तो पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इक्वल 2 हो गया, पी स्क्वायर इक्वल 2 क्यू स्क्वायर हो गया, तो 2 डिवाइड्स 2 क्यू स्क्वायर, इसलिए 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी को भी डिवाइड करेगा। नाउ 2 पी को डिवाइड कर रहा है, अगेन 2 डिवाइड्स पी, इसका मतलब क्या हुआ 2 डिवाइड्स पी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणांक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि p इक्वल टू 2n, यहाँ पे n कोई भी एक इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तभी तो डिवाइड कर रहा है ये 2p को डिवाइड कर रहा है क्योंकि p 2 का गुणांक है, तो p इक्वल टू हो गया 2n, तो यहाँ पे मैं पी स्क्वायर कर देता हूँ, पी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। अब क्योंकि पी स्क्वायर कितना है, देखिए अब पी स्क्वायर है 2q स्क्वायर, तो मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ, पी स्क्वायर ये हो गया 2q स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर, तो ये हो गया 2 कैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, और ये इक्वेशन 4 हो गई। तो आप इक्वेशन 3 और 4 से ये देख सकते हैं कि 2p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, जबकि हमने पहले ही अल्फा को लोवेस्ट फॉर्म में लिखा था, न्यूनतम रूप में लिखा था। न्यूनतम रूप का मतलब ये था कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले से लिखा है, और ये सब कुछ हुआ है अल्फा को रेशनल नंबर मानने की वजह से,
क्योंकि अल्फा को यदि आप रेशनल नंबर मानोगे और इस तरह का रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे कि पी और क्यू के कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो क्योंकि अल्फा को रेशनल नंबर मानने की वजह से हम ये मानते हैं, तो हमने देखा कि इसके दो ये कॉमन फैक्टर्स आते हैं जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, here P and Q have common factor 2। ये किस बात का विरोध कर रहा है, which contradicts that alpha is equal to P upon Q is in lowest form। ये न्यूनतम रूप में है, या ऐसे कहें कि ये इनका कोई उभयनिष्ठ शून्य खंड, हमने पहले किया है, इसलिए इसका विरोध कर रहा है यहाँ पे, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर नहीं है। तो सेकंड केस भी इसमें फॉल्स हो गया। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। केस थर्ड है, तो दोनों केस तो हो गए डिस्प्यूट। थर्ड केस है, यदि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी हुई तो देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। अब क्योंकि हमने जो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिया था उसके अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 है तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए, क्योंकि अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 है तो अल्फा माइनस बीटा भी लेस देन 0 होगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 2 से तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी, बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी लेस देन 0 हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बीटा स्क्वायर लेस देन 2 हो गया। तो ये जो सेट था ए अपना, वो किस तरह से था, इधर के पॉजिटिव रेशनल नंबर्स थे सारे, इधर वाले ये सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स थे। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि बीटा, और ए के अंदर हमने वही एलिमेंट लिए थे जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा होगा, और क्योंकि बीटा पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये तो कंफर्म है कि इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग कि जो बीटा है वो ए में नहीं है, ठीक है, बीटा इधर ही है, क्योंकि बीटा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यदि इसका स्क्वायर 2 से बड़ा होता तो वो इधर आता है इसके। तो इसका मतलब ये है कि जो बीटा है वो एक लोअर बाउंड है, तो क्योंकि इस यहाँ पे ये अल्फा था, ये इसी को हमने अल्फा कहा है यहाँ पे, और ये जितने भी एलिमेंट है इधर वाले वो सारे क्या इसके लोअर बाउंड से। तो बीटा स्क्वायर लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा इज ए लोअर बाउंड ऑफ ए, ये ए का लोअर बाउंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन के से देखिए आप, ये हमने 2 से देखा है, इसमें फ्रॉम 1, वहां पे अल्फा माइनस बीटा वहां भी लेस देन 0 होगा, अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा लेस देन बीटा है, इसका मतलब ये हुआ। अल्फा लेस देन बीटा है, इसका मतलब बीटा ग्रेटर देन है अल्फा से। तो अभी देखिए कि बीटा लोअर बाउंड है, और यदि कोई भी लोअर बाउंड जो है वो इस इन्फिनिमम से आगे नहीं जा सकता, ये कैसे पॉसिबल है?
लोअर बाउंड है तो सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इससे बड़े होने चाहिए। अब क्योंकि इनफिनिटी से तो आगे नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा रेशनल नंबर है और ये फिर इसका इनफिनिटी नहीं हो सकता यहाँ पे भी, क्योंकि अल्फा तो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है उससे इनफिनिटी से आगे कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्फा तो खुद लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा है, उससे बड़ा कैसे हो सकता है, उससे और कोई छोटा कैसे हो सकता है। यहाँ पे भी यहाँ से भी वही कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अल्फा इस केस में हम कह सकते हैं अल्फा कैन नॉट बी इनफिनिटी, या इट कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट अल्फा इज एन इनफिनिटी ऑफ द सेट इन, इससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कैन नॉट बी एन इनफिनिटी। तो यहाँ पे ये भी प्रूव कर दिया ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ। थर्ड केस भी यहाँ पे डिस्प्रूव हो जाता, ये इससे छोटा नहीं हो सकता। तो तीनों ही केस में हमने मना कर दिया है। यदि अब तीनों ही केस नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो नहीं है। इस डिस्कशन से हमने ये देख लिया कि neither alpha square greater than 2 nor alpha square greater than 2 nor alpha square less than 2, तीनों ही केस नहीं है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो Q है इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी डज नॉट होल्ड, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यू में इसका मतलब ये हुआ कि क्यू एक ऑर्डर फील्ड नहीं है, क्यू इज नॉट एन ऑर्डर फील्ड। यही बात यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि ऐसा है नहीं, क्यू ऑर्डर फील्ड तो है, हम ये जानते हैं और ये हमने प्रूव भी किया हुआ है। विच इज नॉट ट्रू, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू ऑर्डर फील्ड है। तो ये सब कुछ हुआ यहाँ पे। Hence, इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी, our assumption that alpha belongs to Q, क्योंकि सब इसी की वजह से हुआ, अल्फा को रेशनल नंबर मानने की वजह से ही लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फेल हुई है, यहाँ पे तीनों कंडीशन ही फेल हो गई। तो हमारी एजम्पशन ही गलत थी ये। Hence our assumption that alpha belongs to Q is not true। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि किसी से यहाँ पे we have proved that the non-empty सबसेट A ऑफ Q, Q का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, which is bounded below but बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन उसका जो इनफिनिमम अल्फा था वो Q में नहीं है। But it does not have an infimum in Q, उसका इन्फिमम नहीं है Q में, ये हमने प्रूव किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि thus इससे ये हुआ ऑर्डर कंप्लीटनेस एकदम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ऐसे आप लिख सकते हैं पहले।
set of rational numbers q does not satisfy the order completeness axioms। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी कि हमने किस तरह से प्रूव किया है। तो एक बार आप फिर से इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की। थैंक यू।